खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। तू करना क्या चाहता है भाई? तू उसे सच बताने गया था और झूठ बोला। शाहद बेयकीनी से उसे देख रहा था। शाहज़ैन ऐसा तो नहीं था, वो झुकने वाला तो नहीं था, तो फिर कैसे वो कल का गुस्सा भूलकर ये एक अजीबो गरीब बात कर रहा था? मैंने कोई झूठ नहीं बोला शायद, बस उसे एक गलत फहमी हुई है और मैं ये गलत फहमी दूर नहीं करना चाहता। वो कोल्ड ड्रिंक का ग्लास होंठों से हटाते हुए बोला, लेकिन क्यों? क्योंकि इस झूठी पहचान के सहारे मैं उसके पास रह सकता हूँ, उसकी मदद कर सकता हूँ। वो धीरे से बोला, अगर मैंने उसे बता दिया कि मैं राहील नहीं शाहज़ैन मलक हूँ तो एक पल नहीं लगाएगी वो मुझे धक्के देकर वहां से निकालने में। तो तुझे क्या लगता है उसे कभी पता नहीं चलेगा? और अगर तू उसकी मदद ही करना चाहता है तो किसी और तरीके से भी कर सकता है। नहीं कर सकता, वो कभी किसी की मदद नहीं लेगी। याद है ना तुझे क्या किया था उसने जब तू उसे पैसे देने गया था? भूल गया क्या? शाहज़ैन उसकी बात काट कर बोला तो शाहद ने रुख बदला। मैंने देखा है उसे, किस तरह वो इस उम्र में घर का मर्द बनने की कोशिश कर रही है, मुश्किलों से लड़ रही है मेरी वजह से। अब की दफा वो उसे जहन में रख कर बोला। उसे याद था वो किस तरह रो रही थी और कोई उसे सहारा देने वाला तक नहीं था। शायद उसे बहुत गौर से देख रहा था। वो शाहज़ैन मलक नहीं था। एक पल को उसे यही लगा। शाहज़ैन मलक अपनी जिद के लिए मशहूर था। वो हमेशा वही करता था जिससे उसे रोका जाता। उसे लोगों के खिलाफ जाकर अपनी मनवाना पसंद था। फिर वो इस वक्त कैसे अपने वजूद को एक झूठी पहचान के नाम कर रहा था? बस मैं उन मुश्किलों में उसका साथ देना चाहता हूँ और उसके लिए चाहे मुझे कितने भी झूठ बोलने पड़े मैं बोलूंगा शायद। वो बिना उसकी तरफ देखे उसी अंदाज में बोला, तुझे हो क्या गया है? शाहद ने अपने जहन में चलते सवालों को शक्ल दी और उसे जांचते हुए पूछा। शाहज़ैन सर उठाकर उसे देखने लगा। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। शाहद उससे जवाब मांग रहा था कि क्या वो सही सोच रहा है? उस लड़की से मोहब्बत हो गई है मुझे। आई लव हर। शाहज़ैन ने सिर्फ उसे नहीं खुद को भी आगाह किया और शाहद उसके बाद कुछ बोल नहीं पाया। आई लव हर, आई लव हर, आई लव हर। उसके कानों में मुसलसल वही आवाज गूंज रही थी, वही माजी के लम्हे। उसने बेचैन होकर आंखें खोल दी। अपनी सोचों में गुम उसे मालूम ही नहीं हुआ कि वो कब से वहीं पूल में ठंडे पानी में खड़ा था। उसे सर्दी का एहसास पूल से बाहर निकलने के बाद हुआ। अंधेरा काफी हो चुका था और चांद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। उसने गाड़ी उठाकर वक्त देखा तो रात के 10 बज रहे थे और मोबाइल पर ऐना की 6-7 मिस कॉल थीं। उसने पेशानी को रगड़ा और अपनी शर्ट और मोबाइल उठाकर अंदर की तरफ बढ़ा। उसे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। उसने ऐना से जल्दी घर आने का कहा था और अब इतनी देर हो गई थी। यकीनन उसके देर करने पर परेशान हो रही होगी। उसने जल्दी जल्दी शावर लेकर कपड़े चेंज किए बाहर आया, तब फिर से उसका फोन बजा। स्क्रीन पर रेशम का नाम देखकर उसकी पेशानी की रगें उभरने लगी। जितना वो उसे नजरअंदाज करता था वो उसे इतना ही जिज करती थी। उसने फोन साइलेंट करके जेब में डाला। जानता था अभी 10-15 बार उसने कॉल करनी ही है। उसने शूज पहनकर आस्तीन को फोल्ड किया और परफ्यूम स्प्रे करके बाहर निकला। ड्राइंग रूम में आकर उसने टेबल से सिगरेट उठाकर जलाई और एक कश लगाकर हाथ में लिया। टेबल पर रखे कागजात को पलटकर जांचने के बाद उन पर साइन करता गया और साथ ही वक्फे वक्फे से सिगरेट के कश भी लगाता गया। ये काम भी वो ऐना से छुपा कर ही करता था। उसके सामने सिगरेट नहीं पी सकता था, इसलिए अपने घर आकर अपनी ये तलब पूरी करता था। उसने 4 बार उसे फोन किया, बेल जाती रही लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। किसी काम की नहीं हो तुम सिल्क, मैं भी कहां तुमसे उम्मीदें लगाकर बैठी हूँ। जो लड़की अपने शौहर को 7 साल में खुद से ढंग से बात करने पर राजी नहीं कर पाई, वो क्या करेगी भला? रुखशंदा ने बेजारी से कहा, अगर वो मुझसे बात नहीं करता तो मैं क्या करूं? देखा ना आपने किस तरह मेरी कॉल इग्नोर करता है वो। सिल्क झुंझला कर बोली। मोबाइल बेड पर डाला और खुद भी गिर गई। हर बार मेरा नंबर ब्लॉक कर देता है। हर बार मैं उसे नए नंबर से कॉल करती हूँ लेकिन मेरी आवाज सुनते ही चिल्लाकर फोन बंद कर देता है। अब मैं क्या करूं अगर वो इतना जिद्दी है तो? सिल्क को उस पर कितना गुस्सा था सिर्फ वही जानती थी। अगर औरत चाहे ना तो मर्द को अपनी उंगलियों पर नचा सकती है सिल्क। ये खूबसूरती, ये अदाएं, ये नजाकत, ये सब किसके लिए है? अगर तुम अपने शौहर को ही अपनी तरफ नहीं खींच सकती। रुखशंदा ने उसे तंजिया नजरों से देखा। सिल्क के दिल में होंक सी उठी। वो क्या कोई तवाइफ थी जो अपनी अदाएं दिखाकर उस शख्स को मरूब करती? वो कोई आम लड़का नहीं है रुक्ष जो किसी लड़की के बहकाने पर बहक जाए। वो शाहज़ैन है
जो वक्त आने पर अपने बाप को बाप नहीं समझता वो मुझे क्या कुछ समझेगा। मुझे तो वो आदमी पागल मालूम होता है। सिल्क झुंझला कर बोली, वो पागल हो या सनकी मत भूलो वो कौन है। वो लखनऊ का होने वाला नवाब है, इस हवेली और सारे मलक एम्पायर्स का मालिक। तुमने उसे हासिल कर लिया ना सिल्क, तो समझना इस शहर पर राज करोगी तुम। लखनऊ की बेगम साहब बन जाओगी तुम। जानती हो ना बेगम साहब का रुतबा क्या होता है। रुखशंदा ने उसे फिर इस ख्वाबों के आसमान की तरफ मुतवज्जा किया जहां वो खुद पहुंचना चाहती थी। सिल्क तो सिर्फ एक सीढ़ी थी। लेकिन मैं क्या करूं रुक्ष, मुझे नहीं लगता कि वो कभी इस रिश्ते को कबूल करेगा। वो अपने इरादों का पक्का है रक्ष, उसे मनाना नामुमकिन है। वो बेबसी से बोली। रुखशंदा गुस्से से उठ खड़ी हुई। तो फिर ठीक है, बैठी रहो यहीं, कुछ मत करो। वो एक दिन आकर तुम्हें इस घर से निकाल देगा और फिर भटकती रहना सड़कों पर भिखारी बनकर। यही औकात है तुम्हारी। रुखशंदा गुस्से से कहती उसके कमरे से निकल गई और सिल्क कमरे से बाहर निकलकर गार्डन में आ गई ताकि उसके अंदर की घुटन कम हो सके। 7 साल में उस लड़की ने शाहजैन के पीछे खुद को बेमोल कर दिया था। अपनी अना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सब भूलकर उस रिश्ते को निभाने चली थी जो कब का टूट चुका था। उसकी आंख से आंसू मोती बनकर जमीन पर गिरता उसके पहले किसी ने हाथ आगे करके हथेली में जज़ब किया। सिल्क ने उसे देखते हुए उसके हाथ से रुमाल लेके आंख के किनारे को साफ किया। क्या गलती है मेरी? वो सामने नजरें जमाए बोली। तुम बहुत जिद्दी हो। फौरन जवाब आया। क्या मैं अकेली जिद्दी हूँ? उसका अगला सवाल बच्चों के अंदाज में था। नहीं, लेकिन तुम्हारी जिद में नुकसान तुम्हारा है, उसने मुस्कुरा कर कहा। सिल्क ने उसकी तरफ देखा। क्या कुछ चाहना, अपनी ख्वाहिशें पूरी करना बुरा है? नहीं, लेकिन अपनी ख्वाहिशों के आगे अपनी खुशियों और अच्छाइयों को मार देना बुरा है। हाथ उसकी तरफ बढ़ा था उसके आंसू को रोकने की खातिर, लेकिन फिर खुद ही रुक गया। चेहरे पर बेबसी छा गई। अगर इतनी ही बुरी हूं तो ये हमदर्दी क्यों जता रहे हो मुझसे? उसने रुमाल उसके मुंह पर फेंका जो जमीन पर गिरा था। वो मुस्कुराया, फिर अचानक संजीदा हुआ। क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। कई बार का कहा हुआ जवाब और एहसास जगाती नजरें जो इस बार भी सिल्क के अंदर हलचल मचा गईं। वो उसे गुस्से से देखती वहां से चली गई, जबकि वो उस खाली रास्ते को कितनी ही देर देखता रहा। हमेशा की तरह उसकी गाड़ी सड़क पर ही रुकी थी और वहां से पैदल चलकर वो अपने घर की तरफ बढ़ा। आज उसके कदम सुस्त थे क्योंकि उसे अजीब सी कमजोरी महसूस हो रही थी। सर फट रहा था, शायद बहुत देर पानी में रहने की वजह से या ज्यादा सोच सोच कर परेशान होने की वजह से। आंखें भी सुर्ख होने लगी थीं। गेट खोलकर अंदर आया और बेल बजाई। अचानक उसका ध्यान अपनी घड़ी पर गया। वो बेध्यानी में अपनी घड़ी पहनकर आ गया था, जिसे देखकर है ना उसे जाने का क्या सवाल करती। उसने जल्दी से घड़ी उतारी और सोचने लगा कहाँ रखे। फिर पास ही गमले पर नजर गई तो थोड़ी सी मिट्टी हटाकर घड़ी वहां रखी और ऊपर से मिट्टी बराबर करके उसे छुपा दिया। तब तक ऐना दरवाजे तक आ चुकी थी। वो फौरन सीधा खड़ा हो गया। कितनी देर कर दी राहिल, मैं कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। उसके अंदर आते ही वो खफगी से बोली। सॉरी जाना, राहिल ने उसके चेहरे से बाल पीछे करते हुए कहा। चलो तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। वो उसके हाथ से शापर लेकर किचन की जानिब जाने लगी जब राहिल ने उसका हाथ थाम कर रोका। नहीं ऐना, मुझे भूख नहीं है, तुम बस एक कप कॉफी लेकर रूम में आ जाओ। उसने ऐना को रोकते हुए उसका हाथ होंठों से लगाया। उसकी सांसों की तेज तपश को महसूस करके वो उसके करीब आई और उसके माथे पर हाथ रखा। राहिल, तुम्हें तो बुखार है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो परेशान होकर बोली और राहिल की आंखें देखने लगी जो बुखार से सुर्ख हो गई थी। राहिल ने उसकी गर्दन पर हाथ रखते हुए उसका सर करीब किया, पेशानी से पेशानी टिकाई। मुझे डॉक्टर की नहीं, तुम्हारी जरूरत है ऐना, तुम मेरे पास रहो, तुम्हारे करीब आकर मैं हर दर्द भूल जाता हूँ। राहिल ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उस मामूली से फासले को भी खत्म करके उसे अपने बेहद करीब कर लिया। उसके होंठों का जलता हुआ लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करके ऐना खुद में ही सिमट गई और उसकी शर्ट को मजबूती से जकड़े उसकी गर्म सांसों की तपश को अपने बालों और गर्दन पर महसूस करने लगी। उसके हाथों की गिरफ्त कमर पर और सख्त होती जा रही थी। राहिल, उसकी बढ़ती बेबाकियों से घबराकर उसने बेबसी से पुकारा, लेकिन वो अपनी धुन में उसके बालों की खुशबुओं को सांसों में उतारते हुए दुनिया से बेगाना होने लगा। उसे अपनी हर तकलीफ, हर डर से खुद को छुपाना था और इस वक्त वही कर रहा था। वो ऐना को उठाए रूम में ले आया और बेड पर लिटाकर खुद उस पर झुका और उसकी सांसों में अपनी सांसें मुंतकिल करने लगा।
उसका शिद्दत से भरपूर अंदाज, गर्म सांसें और परफ्यूम की मदहोश कर देने वाली खुशबू ऐना को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। तो उसने राहील के शोल्डर पर दबाव डालकर उसे पीछे करना चाहा। राहील ने उसके हाथ को हटाकर तकिए पर रखा। जब उसके होंठों को आजाद किया तो ऐना ने सांस लेकर जिस्म में जान महसूस की, जबकि वो अब भी दीवानों की तरह उसकी गर्दन पर झुका अपनी तमाम तर हिस्सों से उसे महसूस करने में लगा था। ऐना को अपनी गर्दन पर नमी का एहसास हुआ तो उसने राहील को पीछे करते हुए जल्दी से उठकर उसका चेहरा थामे बहुत गौर से देखा। आंखें भीगी हुई थीं और बहुत दर्द था उनमें। राहील, ऐना ने तड़प कर उसे पुकारा। राहील ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखते हुए उन्हें होंठों से लगाया और आगे होकर उसकी पेशानी को होंठों से छुआ। राहील, तुम ठीक नहीं हो। वो उसे इस कदर बेचैन देख के वो अपने आंसू रोकती उसे पीछे करने लगी। अब ठीक हो जाऊंगा, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया और उसके कंधे से बाल पीछे किए। राहील, उसने कुछ कहना चाहा तो राहील ने उसके होंठों पर उंगली रख दी, फिर सर झुकाए कुछ सोचने लगा। आज से 13 साल पहले मेरी माँ मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी ऐना, वो धीरे से बोला था और उसकी तरफ देखा नहीं, लेकिन ऐना ने महसूस किया उसके लहजे में घुली नमी को। उस दिन मैं अपने आप से रूठ गया था, इस दुनिया से रूठ गया था। मुझे लगा था मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैं खुद से नफरत करने लगा था। बेसकूनी मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी, इसलिए क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उन्हें दम तोड़ते देखा था और मैं कुछ नहीं कर पाया। वो सर झुकाए बोलता गया और ऐना बुत बनकर सुनती रही। वो अक्सर परेशान हो जाता था, घबरा कर उठ जाता था। उसकी आंखों में हजारों राज थे। वो बहुत कुछ कैद किए था, तन्हाई, खामोशी, नशा, अंधेरा। मैंने हर बुरी और अच्छी चीज को अपनी जिंदगी में शामिल करके सुकून ढूंढना चाहा, लेकिन मुझे वो सुकून कहीं नहीं मिला। उसने सर नफी में हिलाते हुए कहा और सर उठाकर उसे देखा। जो सुकून मुझे इस दुनिया के किसी कोने में नहीं मिला वो मुझे तुमसे मिला है ना, तुम्हारे करीब आकर मिला। उसका हाथ ऐना के चेहरे पर था और आंखें मोहब्बत बरसा रही थीं। मुझे अपना हर दर्द मिटता हुआ महसूस हुआ। अंधेरे में डूबी जिंदगी को रोशनी नसीब हुई। अब अगर ये रोशनी मुझसे छीन ली गई तो मैं मर जाऊंगा ऐना। राहील, ऐना ने तड़प कर उसके होंठों पर हाथ रख दिया। राहील ने उसका हाथ हटाकर अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा और उसे सीने से लगा लिया। मुझे इस सुकून में जिंदगी गुजारने दो ऐना, मुझे खुद से कभी दूर मत करना। मैं तुम में अपनी जिंदगी देखता हूँ। मुझे अपनी जिंदगी के करीब रहना है, तुम्हारे करीब रहना है। अपने हर लफ्ज के साथ वो उसे खुद में भींचता रहा। ऐना को इतनी सख्ती पर भी तकलीफ का एहसास न हुआ। वो इस कदर उन लफ्जों के सहर में थी। आई लव यू ऐना, आई लव यू। वो उसके कान के करीब सरगोशी करते हुए उसे महसूस करने लगा। उसकी धड़कन को गिनते हुए उन पर अपना नाम लिखने लगा और ऐना एक डोर के साथ बंधी पतंग की तरह उसकी मोहब्बत के आसमान में गुम होने लगी। माजी, वो सीढ़ियों से उतर रहा था जब ऐना को बड़ा सा बॉक्स अंदर घसीटते देखा। वो शायद बहुत भारी था, उसके लिए मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो उसे घसीटकर अंदर ले जा रही थी। ऐना, वो जल्दी से नीचे आया। ये क्या कर रही हो तुम, छोड़ो इसे। उसके इस तरह बेबाकी से पुकारने पर वो थोड़ी कंफ्यूज हुई, फिर अपने बालों को कान के पीछे करते हुए उसकी तरफ देखा। इसमें मेरी बुक्स हैं, काफी दिन से मेरी फ्रेंड के घर पर रखी हुई थी, अभी उसने भिजवाई है। ऐना ने जवाब दिया। ठीक है, हटो, मैं इसे अंदर रख दूं। आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। वो फौरन बोली और उसे खींचने के लिए झुकी। ऐना, राहील ने संजीदगी से पुकारा, क्या तुम इस फॉर्मेलिटी को हमारे दरमियान से हटा नहीं सकती? वो उसे देखते हुए बोला। मैं समझी नहीं। वो ना समझी से उसे देखने लगी। क्या हम दोस्त नहीं बन सकते हैं? उसने रुक कर कहा। ये आप, जनाब, मदद, एहसान, सॉरी, थैंक यू, इस सब से हटकर क्या तुम मुझे अपना झिझक के बात नहीं कर सकती, दोस्त समझकर? उसने हाथ आगे बढ़ाया। ऐना ने उसके हाथ को देखा, फिर पहलू बदला जिसका मतलब इनकार था। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती, सॉरी। राहील ने हाथ पीछे किया और धीरे से मुस्कुराया, और आज वो 7 साल बाद मुस्कुराया था। जानता हूं तुम मुझसे इसीलिए दोस्ती नहीं करना चाहती ना, क्योंकि मैं देहाती हूं, गंवार हूं, अनपढ़ हूं। ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। ऐना ने जल्दी से उसकी बात काटी, जिस पर वो धीरे से हंसा और उसकी शरारत समझकर वो शर्मिंदा हुई। ठीक है, जब तुम्हें लगे कि मैं दोस्ती के लायक हूं तभी दोस्ती करना, लेकिन मुझे आप, आइए, बैठे, ये सब बोलना बंद करो।
जब तुम मुझे आप बोलती हो तो ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारा चाचा हूँ, वो इत्मीनान से बोला। और ऐना उसकी आखिरी बात पर एकदम से मुस्कुरा दी और उसे देखता गया। आई नो मैं तुमसे उम्र में काफी बड़ा हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम मुझे चाचा समझो। इतनी बुजुर्गों वाली इज्जत मत दो मुझे। ये लखनऊ का नवाब था जिसके आगे हर कोई सर झुकाकर बात करता था। ऐना को हंसी रोकना मुश्किल लगा और उसके सामने हंसना गलत। ठीक है, वो जल्दी से बोली ताकि वो मजीद कुछ कहकर उसे हंसने पर मजबूर न करे। वो धीरे से मुस्कुराया और इस बॉक्स की तरफ मतवज्जा हुआ और झुककर उसे धक्का देने लगा। उसने शायद उसे बहुत हल्के में ले लिया था, इसलिए ये मदद का जज्बा जाग गया था। लेकिन इसके धक्का देने पर वो बॉक्स हिला भी नहीं और उसने हैरत से उठाकर ऐना को देखा, जो उसके इस अंदाज पर मुस्कुराहट रोकने की कोशिश कर रही थी। होगा होगा, अभी होगा, वो पूरे जोश में बोला और फिर से उस बॉक्स को धक्का दिया। लेकिन इस बार इतनी जोर का धक्का दिया कि उसके साथ खुद भी अंदर जाकर गिरा और उसके साथ ही ऐना बेसाख्ता हंसते हुए उसे देखने लगी। वो जमीन पर बैठा अभी इस शौक से निकलने की कोशिश ही कर रहा था कि ऐना को यूं हंसता देखकर उसके लब मुस्कुराए। शायद उसने कभी किसी मंजर को इस तरह दिल में उतरता महसूस नहीं किया था। वो उसे देखने लगा और उसके मुस्कुराते चेहरे को अपने दिल में कैद करने लगा। होश में तब आया जब ऐना ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसने ऐना के हाथ को देखकर धीरे से उसकी उंगलियों को छुआ और उसके दिल की धड़कन में इजाफा हुआ, जिसके लिए दिल में अनजाने एहसास जगने लगे हुए। उसके वजूद को छूकर महसूस करना भी बहुत मशहूर कुन होता है। ऐना ने जल्दी से उसका हाथ पकड़े उसे खींचा तो वो उठ गया और उसके हाथ को देखने लगा। ऐना ने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हुई और अंदर चली गई। उसे वहां रहते काफी दिन हो चुके थे। वो अपने आप को भूलकर एक झूठी जिंदगी जी रहा था। राहिल के बारे में वो जितना समझ चुका था, इस हिसाब से उनके दरमियान रहने की कोशिश कर रहा था। राहिल रुखसार की सहेली का बेटा था, जो एक गरीब घराने का लड़का था, जिसे अंग्रेजी नहीं आती थी, पढ़ना नहीं जानता था। मुंबई के एक मामूली से होटल में नौकरी करता था। शाहजैन ने राहिल के बारे में सारी मालूमात निकलवाई थी और किसी तरह उसे यहाँ आने से भी रोका हुआ था। वो दो जिंदगियां जी रहा था। सुबह उस घर से निकलने के बाद वो शाहजैन मलक बनकर अपनी जिंदगी में आता और रात को वापसी पर राहिल बनकर उस घर में कदम रखता। इन चंद दिनों में वो तकरीबन हर रोज ही उनके साथ वक्त गुजारता था। हालांकि बातें अब भी वो बहुत कम ही करता था, लेकिन उनके साथ रहकर बहुत कुछ जान और समझ चुका था। ऐना और रुखसार तो जोहेब को लेकर कोई बात नहीं करती थी, लेकिन शाबाना खाला बातों में बहुत आगे थी और शाहजैन को उनकी बातों से कुछ पता चला था। ऐना के अम्मी अब्बू एक एक्सीडेंट में फौत हो गए थे। तब ऐना सिर्फ 1 साल की थी। उसकी फुप्पो रुखसार ने उसे गोद ले लिया था और उसकी फुप्पो से अम्मी बन गई थी। उनका एक ही बेटा था, जो इस वक्त 13 साल का था, जोहेब। जोहेब को उसके चाचा ने अपने शहर बुलवा लिया था, ये कह कर के वो शहर में रहकर पढ़ाई करेगा। उसके जाने के बाद रुखसार बहुत अकेली हो गई थी, लेकिन जब ऐना उनकी जिंदगी में आई तो जोहेब के दूर रहने का गम उन्हें भूल गया। उन्होंने ऐना को बेटी से बढ़कर मोहब्बत से पाला, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, उसे पढ़ाया लिखाया और उनके शौहर ने भी उनका साथ दिया। उन्होंने भी ऐना को बेटी समझा, कभी गैर होने का एहसास नहीं दिया। जोहेब बस साल में 1 या 2 बार उनसे मिलने आ जाया करता था, लेकिन फिर जब रुखसार के शौहर बीमार रहने लगे तो उन्होंने जोहेब को अपने पास बुलवाने की कोशिश की, लेकिन उसके चाचा ने उसे आने नहीं दिया, ये कह करके उसकी पढ़ाई का नुकसान होगा और रुखसार कुछ नहीं कर सकी। अपने शौहर के जाने के बाद वो टूट गई, लेकिन ऐना ने उन्हें संभाला। इस वक्त ऐना सिर्फ 17 साल की थी, लेकिन रुखसार का ख्याल किसी माँ की तरह रखती थी। उनका गम भूलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, लेकिन इस बार रुखसार को एहसास हुआ कि ऐना को कभी खुद से दूर नहीं जाने देगी। इसीलिए इस बार जब जोहेब उनसे मिलने आया तो उन्होंने उसके सामने ऐना से शादी की बात रखी, लेकिन उसने इनकार कर दिया, ये कह करके अभी उसे शादी नहीं करनी। लेकिन फिर रुखसार ने हर बार ये बात की, जब आता तब उससे शादी का जिक्र करती, वो टाल जाता। लेकिन फिर एक दिन उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया, ये कह करके वो ऐना से शादी नहीं करना चाहता, बल्कि किसी और लड़की को पसंद करता है और उसी से शादी करेगा और हमेशा वहीं अपने चाचा के साथ रहेगा। ये बात तो रुखसार के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। उसने साफ कह दिया कि उसे ऐना से ही शादी करनी होगी और इसी घर में रहना होगा। इस बात को लेकर आए दिन दोनों माँ बेटों में नाराजगी रहती
और फिर जोहेब तंग आकर चला जाता। ऐना ने भी रुखसार को समझाने की कोशिश की कि उसके साथ जबरदस्ती ना करे, लेकिन इस मामले में रुखसार उसकी भी नहीं मानती थी। दोनों माँ बेटे अपनी जिद पर कायम थे। लेकिन फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ कि जोहेब ने कहा वो ऐना से शादी करने के लिए तैयार है और इस घर में रहने के लिए भी राजी है। उसके इस अचानक फैसले पर सबको हैरानी जरूर हुई। तब उसने ये कहा कि वो अपनी अम्मी को और दुख नहीं दे सकता और उसके फैसले पर रुखसार खुशी से दोहरी हो गई और बिना वक्त जाया किए उनकी मंगनी करवाकर शादी की तारीख तय कर दी। ऐना की उम्र 19 साल ही थी। वो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन रुखसार अब उसे वक्त देकर कोई रिस्क नहीं ले सकती थी कि कहीं जोहेब का दिल फिर बदल ना जाए। और ऐना कब जिद करना जानती थी, खामोशी से हर बात के लिए राजी हो गई। उसे बुरा तो लगा था जिस तरह जोहेब ने पहले उसके लिए इनकार किया, अब हाँ कह दी, लेकिन वो रुखसार की खातिर अपने इस एहसास को जाहिर नहीं होने देती। जोहेब ने इस पुराने घर को तोड़वा कर उसे नए सिरे से तामीर करवाया और बहुत ही खूबसूरत घर बनवाया। रुखसार के पूछने पर उसने कहा कि वो अपनी जिंदगी की शुरुआत अपनी ख्वाहिशों को पूरा करके करना चाहता है और सब कुछ नया और आलीशान तरीके से अपनी जिंदगी में चाहता है। और सिर्फ घर बनवाने में ही नहीं, बल्कि उसने घर के फर्नीचर, सामान और सजावट में भी बहुत खर्च किया। इसके अलावा रुखसार और ऐना के लिए कीमती जेवर, कपड़े और सामान उनके लाख मना करने पर लेता गया। रुखसार के परेशान होने पर उसने बताया कि उसने बैंक से लोन लिया है और उसकी बहुत अच्छी नौकरी लगी है, वो 1-2 साल में लोन चुका देगा। उसके मनाने पर वो पुरसकून हो गई थी। उनके लिए इतना ही काफी था कि वो ऐना से शादी करके उनके साथ रहने को राजी हो गया है और वो इस खुशी पर किसी परेशानी के हावी नहीं होने देना चाहती थी। ऐना अपनी अम्मी की खुशी में खुश थी। जोहेब के लिए उसके दिल कोई फीलिंग नहीं थी, बल्कि वो उससे बात तक नहीं करती थी। उसके दिल में अपनी शादी को लेकर वही एहसास थे जो एक आम लड़की के होते हैं। उस रात वो लोग मेहंदी का फंक्शन खत्म करके हॉल से घर वापस आ रहे थे। अगले दिन उनकी शादी थी। तब जोहेब ने कहा कि वो ऐना को साथ लेकर आएगा। ऐना उसकी बात पर बहुत हैरान हुई। इतने साल से देखा था उसने जोहेब को, वो कभी उससे बिना जरूरत बात तक नहीं करता था, बल्कि उसकी तरफ देखता भी नहीं था। फिर उसका यूं कहना ऐना को हैरान कर गया, लेकिन रुखसार ने मुस्कुराकर उसे इजाजत दे दी और खुद सबके साथ घर आ गई। जोहेब ने उसे कहा कि वो उससे कुछ बातें करना चाहता है, इसलिए उसके साथ चलने की बात की। ऐना ने सर हिला दिया। वो साल की आखिरी रात थी और ऐना के मुस्कुराने का आखिरी दिन। वो लोग हाल से बाहर निकल गए और जोहेब ने उसे वहीं रहने का इशारा किया और खुद गाड़ी लेने सड़क की दूसरी तरफ आ गया। लेकिन कुछ ही लम्हों बाद ऐना ने राहिल की गाड़ी को खाई की तरफ गिरते देखा और वो आग का गोला बन गई। वो घबराकर बुरी तरह से चीख पड़ी। उसने भागकर इस तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे रोक लिया और उसने अपनी आंखों के सामने अपनी किस्मत को जलकर राख होते देखा। शादी वाले दिन घर में मातम का समा था। जोहेब की लाश 2 दिन बाद मिली थी और बहुत बुरी हालत में कि उसका चेहरा तक पहचानना मुश्किल था। रुखसार अपने हवास खो चुकी थी और ऐना अपना गम भूले उन्हें संभालने में लगी थी। भले वो जोहेब से मोहब्बत ना करती थी, लेकिन एक लड़की के शादी के वक्त मातम बीत जाए, उसकी मेहंदी के हाथ खून से भर जाए, उसके सुर्ख जोड़े की जगह सफेद कफन में लिपटा एक वजूद उसके सामने रख दिया जाए, तो वो जीना ही कब चाहेगी। ऊपर से लोगों की बातें कि ये मनहूस है, पहले माँ बाप को खा गई और अब होने वाले शौहर को उसे मजीद तकलीफ देती, लेकिन वो रुखसार की खातिर सब बर्दाश्त करती रहती। इस वक्त उसके दिल में शाहज़ैन के लिए नफरत की शुरुआत हुई थी, जिसकी वजह से उनकी खुशियां मातम में बदल गईं। उसने दिल से दुआ की कि अल्लाह उसकी खुशियां छीनने वाले को उसके अनजान तक पहुंचाए। रुखसार खामोश हो चुकी थी, जैसे बस एक पत्थर रखा हो। हर एहसास से खाली ऐना ने बहुत मुश्किलों से उसे इस गम से निकालने की कोशिश की थी। तब एक दूसरा झटका लगा जब बैंक वालों ने उनके घर आकर ये बताया कि जोहेब ने उसके घर की जमीन को गिरवी रखकर लोन लिया है और लोन की रकम अदा नहीं की गई तो वो लोग घर पर कब्जा कर लेंगे। ये सदमा भी किसी आसमान गिरने से कम न था। और फिर शाहज़ीन का पैसे भिजवाना, जैसे उसे अपनी भड़ास निकालने का मौका मिल गया। उसने जितनी अजियत महसूस की, जितना दर्द सहा, जितनी लोगों की बातें सुनी, उसका बदला उसने शाहज़ीन को बद्दुआएं देकर लिया और रुखसार से ये वादा किया कि वो उस घर को बचा लेगी, किसी भी तरह लोन चुकाकर इस घर को आजाद कर लेगी। उसने एक प्राइवेट स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई किया और उसे जॉब मिल गई, लेकिन रुखसार जानती थी इस मामूली सी नौकरी के जरिए वो इतनी बड़ी रकम अदा नहीं कर सकती। एक तो बेटे की मौत,
दूसरा ऐना पर यह मुश्किल आ जाना सोच सोच कर वो फिर अपने आवाज खो बैठी। और इस बार जब हॉस्पिटल में उनके टेस्ट करवाए गए तब उनकी बीमारी सामने आई और इस हकीकत ने ऐना को अंदर से मार दिया, क्योंकि रुखसार के अलावा उसका कोई नहीं था। रुखसार उसकी पूरी दुनिया थी और उनकी मौत का ख्याल ही ऐना को तड़पा रहा था। और जब डॉक्टर ने उसे ये कहा कि सदमे की वजह से वो ज्यादा कमजोर हो गई है तो शाहज़ैन की नफरत 1000 गुना बढ़ गई। उसने अल्लाह से दुआ की कि वो इस शख्स को मौत से बुरी जिंदगी दे, लेकिन खुदा सजा उसे ही देता है जो गुनाहगार हो। शाहज़ैन गुनाहगार नहीं था, वो तो खुद उस गुनाह के लिए पछता रहा था जो उसने किया ही नहीं। फिर खुदा ऐना की बद्दुआएं कबूल करके उसके साथ ये नाइंसाफी कैसे कर सकता था।